स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा कुमारी है और मेरा चयन 6 जेपीएससी में झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है। फ्रेंड्स, अभी जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ है और 7th जेपीएससी का, और उसके बाद से तुरंत से ही मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि मैम इसकी मेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मेरिट मेंस से ही बनता है तो लोग पीटी एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद ही लग जाते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि आपको कभी भी, इसलिए मैंने पहला पॉइंट ही यही दिया है कि पीटी रिज़ल्ट, मतलब पीटी का रिज़ल्ट में आपको पीटी का रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है। जैसे ही आपने पीटी का एग्ज़ाम लिखा उसके जस्ट बाद ही आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय हो सकता है नहीं मिले। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ठीक है, वरना फिर आपको 45 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आपको हमेशा ही पीटी एग्ज़ाम के जस्ट तुरंत बाद मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। वही उसी पॉइंट को मैंने लिखा है कि पीटी रिजल्ट का वेट नहीं करना है, ठीक है। मतलब पीटी रिजल्ट को आप मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो जब होगा तब हम उसके लिए आंसर राइटिंग करेंगे या तैयारी करेंगे। मान लीजिए कि आपका होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है, ऐसे तो जिसका भी अच्छा एग्जाम किया उसका होगा नहीं, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको समय ही नहीं मिलेगा तो आप क्या तैयारी करेंगे। और अगर अभी आप तैयारी करेंगे तो वो आपका आगे भी काम आ सकता है। दूसरा है, जब भी मेंस की तैयारी शुरू करें तो एक चीज़ है, 2 ग्रंथ मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि 2 ग्रंथ होना चाहिए। मतलब कौन सा? एक है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ आपके पास हमेशा ही रहना चाहिए। देखिए, मैं भी बैठी हूँ तो मैंने भी सिलेबस ले रखा और भी मेरे पास 3-4 सिलेबस है सेम यही वाला। तो आपको सिलेबस हमेशा ही अपने पास रखना है पढ़ाई के दौरान, या आप कहीं बाहर कोचिंग में जा रहे हैं या कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपके पास सिलेबस हमेशा रहना चाहिए। और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस से जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसका एक क्वेश्चन बैंक या आंसर अगर सॉल्व वाला हो, कोई भी रख सकते हैं इन दोनों में से। तीसरा पॉइंट क्या है कि मेंस एग्जाम क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ही पीटी एग्जाम देते हैं वैसे ही बुक उठाते हैं और बुक लिस्ट तैयार करते हैं, मार्केट से बुक लेकर आते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये गलत स्ट्रेटेजी है। बुक्स तो आपको लाना है, बुक्स तो पढ़ना ही है, लेकिन सबसे पहला काम वही करना है, क्योंकि मेंस क्या होता है, मेंस इक्वल टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको मेंस एग्जाम लिखना है, वहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर राइटिंग करना है। तो जब आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और कभी भी आंसर प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख ही नहीं रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे एग्जाम में आप पास कर पाइएगा, कैसे आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाइएगा। 95% लोगों में से, मतलब मेरे ख्याल से 2-3% ही लोग होते होंगे जो बिना लिखे मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते होंगे या फिर फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाता होगा। लेकिन जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब दूसरे चीज़ पर बात करते हैं, जेपीएससी, खासकर जेपीएससी सिलेबस का फायदा क्या है। हम लोग जब जेपीएससी सिलेबस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस बना दिया है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि इतना वास्ट है, कभी लगता है तो शायद इससे अच्छा यूपीएससी की ही तैयारी कर लें। तो ऐसा नहीं है, यूपीएससी से बहुत सारा चीज़ मैच करता है, लेकिन कुछ इसका अलग ही फायदा है जेपीएससी के मेंस सिलेबस का। देखिए, मैं बताती हूँ,
पहला क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि सिलेबस में आपका 6 पेपर है, तो इसमें पहला तो है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जो क्वालिफाइंग है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें आपको सिर्फ 100 में सिर्फ 30% मार्क्स लाना है और ये मेरिट में ऐड नहीं होगा, मेरिट में ऐड, इसको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपका लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है। तीसरा इतिहास और भूगोल, ऐसे करके 6 पेपर है टोटल, 3 4 5 6। अब ये देखिए, ये दोनों पेपर छोड़ दीजिए, ये चारों जो जीएस का पेपर है, ये है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये है पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इकोनॉमिक्स और ये साइंस। इन चारों पेपर में 40 मार्क्स के, मतलब एक पेपर में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कैसे? 20 गुना 2, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे जिसपे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेंगे और 40 मार्क्स का वो होगा हर पेपर में। इसमें 40 मार्क्स, इसमें। तो आपका क्या हो गया कि जो आपने पीटी में पढ़ा है, पीटी में जो भी आपने पढ़ाई की है वो यहाँ पर काम आ जा रहा है, ठीक है। और जीपीएससी मेंस की तैयारी के दौरान आपका पहला तो ये है कि आपका 20%, ये सारे पेपर, ये जो है ये पेपर 200 नंबर का है, गुना 4 करके 800, ठीक है। सॉरी, मैं बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखी नहीं हूँ तो बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 800 में से 40 मीन्स 160 नंबर की तैयारी तो आपने पहले कर ली है पीटी के एग्जाम में, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, वही पढ़ा, जीएस पढ़ा है, झारखंड पढ़ा है, वही सारी चीज सब में आते हैं। तो यानी 20% आपने तैयारी यहाँ पर मेंस की कर ली। तीसरा क्या है कि इसमें जो है सिलेबस में, इसीलिए मैंने कहा था बहुत सारे स्टूडेंट को कि आप अपना सिलेबस लेके बैठिएगा। जब भी मेरा वीडियो आप देखिएगा तो आप मेरे सिलेबस, जीपीएससी का सिलेबस लेकर बैठिएगा। तो आप सिलेबस में देखिएगा, जो जीपीएससी का सिलेबस है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट का भी वही टॉपिक आपका रिपीट हो जाता है, मतलब वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो है ये पेपर 6 का है, ठीक है, पेपर 6 का ग्रुप सी है, कृषि विज्ञान। अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, झारखंड में मृदा उर्वरता की स्थिति, मृदा के स्वास्थ्य सुधार में केंचुआ कंपोस्ट और जानवरों के मल मूत्र से प्राप्त खाद का उपयोग। फिर नीचे आ जाइए, ये पूरा है, और उसके बाद कृषि वानिकी की संकल्पना, बंजर भूमि और उसके सुधार के उपाय, मतलब भूमि सुधार के उपाय। अब उसी में आप इकोनॉमिक्स पेपर में आते हैं, मतलब पेपर 5 में, तब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ टॉपिक इससे मिलते जुलते, जैसे भूमि, वन, वातावरण, ये सब, भूमि सुधार और कृषक संवर्धन। उधर भी भूमि सुधार था। भूमि सुधार हम क्या करेंगे, जो भूमि में जो प्रॉब्लम है, बंजर है, मरुस्थलीय है, या उसमें उर्वरता की कमी है, उसी को तो हम सुधारेंगे। तो वहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और ये देखिए, ये जैसे हो गया पेपर 6 का वातावरण है, ग्रुप डी। इसमें देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, ओजोन, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। और वैसे ही जब आप ज्योग्राफी में जाएंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये देखिए,
जलवायु का वर्गीकरण, ये तो नहीं पढ़ना है, यहाँ पर देखिए हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन। वही चीज यहाँ पर है कि वैश्विक तापन, ओजोन, तो दोनों पर्यावरण ही मुद्दे हैं। तो कैसे मतलब आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और फिर यहाँ पर अलग से पढ़िएगा? नहीं, जब यहाँ पर आप कवर कीजिएगा या इसको कवर कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका कवर हो जा रहा है। तो यही चीज़ और बहुत सारे हैं, मतलब मैंने अभी इसको डिनोट नहीं किया है, लेकिन और बहुत सारा है। खासकर आप जब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। जैसे झारखंड का जो ज्योग्राफी है, यहाँ पे पढ़ना है आपको, देखिए जनसंख्या पढ़ना है, ठीक है, झारखंड का ज्योग्राफी। उसी तरह आप जब इकोनॉमिक्स में आएंगे तो वहाँ पर भी आपको जनसंख्या पढ़ना है। देखिए झारखंड की जनांकीति लक्षण, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, ये सब। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं। तो शुरू में मुझे भी, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी लगता था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया और सिलेबस को पढ़ना शुरू किया, तब लगा कि नहीं, एक टॉपिक से एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के वो कुछ बहुत जगह ऐसा है जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो इस सिलेबस को मेरा कहना है कि आप सिलेबस पढ़िए। सिलेबस को जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, टॉपिक्स याद रहेंगे, और आप जो है ना वो आंसर राइटिंग में आपका कभी भी मतलब गलती नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन जो वातावरणीय विज्ञान से पूछे, हो सकता है ज्योग्राफी से मैच करते हो, तो वहाँ पर भी आपको आंसर लिखने में मतलब सुविधा नहीं होगी। ये तीसरा पॉइंट था, ये मेरा तीसरा पॉइंट है, टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो है कि आंसर राइटिंग। मैंने पहले ही कहा कि मेंस एग्जाम मतलब इक्वल टू यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंसर राइटिंग लिखने बैठे और बस लिखे जा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करना। उसी में तो बहुत सारा कुछ, उसी में तो सुधार करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप आंसर लिखेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा। और सिर्फ आंसर लिखने से नहीं नंबर मिलेगा, आंसर को आपको प्रभावकारी बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको क्या करना है कि सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को लग रहा है सिलेबस क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिलेबस आप पढ़िएगा ना, आपको समझ में आएगा, पढ़ाई के दौरान इतना अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा बनता जाएगा। और सिलेबस में जब भी पढ़िए ना और टॉपिक कवर कीजिए तो एक टिक मार्क भी कीजिए। और सिलेबस को गंदा करने से कभी भी हिचकिचाइए नहीं, बुक्स को गंदा करने से कभी भी हिचकिचाइए नहीं। मेरा सिलेबस पता है, ये नया सिलेबस लेके आया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है 2-3 सिलेबस में वो देखने लायक नहीं है। तो इसीलिए आप लोग सभी ना सिलेबस को पढ़िए, उसमें टिक मार्क करिए, उसमें लिखिए कि ये टॉपिक किस कॉपी में है, तो बच्चे की तरह कि ये वाला टॉपिक मैंने किस कॉपी में लिखा है, कॉपी नंबर 2 में लिखा है, 3 में लिखा है, 4 में लिखा है। जैसे करंट का टॉपिक हम लोग लिखते हैं तो बहुत कॉपी बनते जाता है, इस तरह से हमेशा इसको साथ में भी रखना है, हमेशा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, मेंस को अच्छे मार्क्स से क्लियर करना। जब तक मेंस ही मेरिट बनाता है आपका, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, और अब तो सिर्फ 100 मार्क्स का हो गया। इसीलिए इसको हमेशा साथ में रखना है। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। आप कभी भी खोल के देख लीजिएगा, कभी भी किसी से बात करें उनको बता दीजिएगा, डिस्कस होते रहता है ऐसे में। फिर क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसको आपको रखना है अपने पास, देखना है। और अभी तो जो नया पैटर्न, उस पर सिर्फ एक ही एग्जाम है 6 JPSC, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर है आप बोलिएगा तो मैं आपको PDF में करके दे दूँगी, तो वो मेरे पास अवेलेबल है। और सबसे टफ पेपर को चुनना है, ठीक है। जैसे कि क्या बोले, अगर लैंग्वेज पेपर है, जैसे किसी के लिए लैंग्वेज पेपर जो है वो सबसे टफ हो सकता है। जैसे किसी ने अगर हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर या नागपुरी लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर पढ़ा है, बंगाली हो या कुछ भी, तो उसके लिए लैंग्वेज पेपर उतना टफ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पहली बार रखा है इसको,
पहले कभी नहीं पढ़ा तो वो इसके लिए सबसे टफ है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़्यादा भी परेशान नहीं होना। टफ है मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। उसके बाद ये पेपर ये। अब इन तीनों में से, चारों पांचों में से जो टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है उसको सबसे पहले चुनें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मेंस का अभी पीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका मेंस आएगा। तो अभी आपके पास टाइम है कि आपका सबसे कमज़ोर वाला जो पक्ष है, किस सब्जेक्ट में आपको बहुत टफ लगता है याद करना लिखना, उस सब्जेक्ट को आप चुनिए और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को स्टार्ट कीजिए और उस टॉपिक पर पहले एक आंसर लिखिए। देखिए कि आप कितने समय में लिख पा रहे हैं, आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं, और मैप डायग्राम चार्ट ये सब आप दे पा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ देखिए। हाँ, और मैंने एक चीज़ लिखा नहीं है कि आपको कभी भी वेट नहीं करना है कि मैं ना हिस्ट्री का अगर मैं प्राचीन भारत सेलेक्ट करता हूँ या करती हूँ, जैसे सिलेबस में देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, इतिहास पेपर 3, ठीक है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता उत्पत्ति पुरातत्व विस्तार साहित्यिक कार्य और मुख्य लक्षण है। तो आप वेट मत, कभी भी ये मत सोचिए कि ये पूरा पढ़ लूंगी, ये पूरा पढ़ लूंगा, ये पूरा तब आंसर राइटिंग नहीं। आप क्या कीजिए कि इसका ये पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पहले पढ़ लो, ये तो वो कर सकते हैं आप। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखनी चाहिए। कभी भी पढ़ाई में ना आदर्शवादी बन के नहीं चलना चाहिए कि आज मुझे 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे ऊपर से ही स्टार्ट करना चाहिए, नीचे से ही स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ में होना चाहिए कि इतिहास में पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रही हूँ तो इसको पढ़ती हूँ, ये पढ़ता हूँ। तो इसमें आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो आप फिर देखिए कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप उसको, उससे रिलेटेड वो प्रश्न लीजिए और उसको लिखिए, और लिखने के समय देखिए कि आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको लिख रहे हैं कि नहीं, और विद इन टाइम फ्रेम में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे मेंस एग्जाम में, जेपीएससी मेंस एग्जाम में 3 घंटा मिलता है, सॉरी 3 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। इसमें से आपको 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है प्लस 160 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। अब अगर आप 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप मान लीजिए कि 20 मिनट में कर लेते हैं। सिर्फ लिखना रहता है एक लाइन, और 160 मार्क्स का ये है 40, तो 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स में आपके पास बचे 160 मिनट। तो आपका, अगर आप आधा घंटा लेके चलते हैं तो आपका 120 मिनट होता है, और आपके पास 40 मिनट और बचे, है ना। तो 120 में आप और, मतलब मेरे ख्याल से 40 मिनट 40 मिनट में, मतलब 40 मिनट में आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। सीधा लिखते हैं। सिविल सर्विस वालों को ना कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तो सीधे 160 मार्क्स का लिखना है। 160 मिनट आपके पास है तो 35 मिनट में आप आंसर लिखिए। 40 मिनट रहता है तो 5 मिनट आप अपना इसके लिए रखिए, क्या कहते हैं, सोचने के लिए या फॉर्मेट बनाने के लिए, उसके लिए आप रख सकते हैं। तो ये हो गया 160 मार्क्स, ये ऐसे। तो आप क्या 35 मिनट में या 40 मिनट में आंसर लिख लें, लॉन्ग आंसर, इसमें लॉन्ग आंसर होते हैं, और हो सकता है वही लॉन्ग आंसर 2 पार्ट में हो, ए और बी। वैसे क्वेश्चन फिजिक्स जेपीएससी में आया था। तो आप क्या 35-40 मिनट में लिख रहे हैं,
तो मैं बोलूँगी कि जब आप स्टार्ट करेंगे, आप कभी जब नहीं लिखें, पहले कभी नहीं लिखें, तो आप स्टार्ट करेंगे तो पता है क्या होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, तो बाकी क्वेश्चन कैसे लिखिएगा। तो वही चीज़ है, यही चीज़ एग्ज़ाम में गड़बड़ी होता है कि हम लोग जो पहला आंसर लिखने बैठते हैं ना, तो पहला आंसर हम कौन सा चूज़ करते हैं कि जो हमको सबसे अच्छा आता है, जो सबसे अच्छे तरीके से याद है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको चूज़ कर लेते हैं और उस पर जो लिखना शुरू किए भावना में बह जाते हैं कि हमको बहुत आता है, इस पर लिखे जा रहे ये नहीं देख रहे कि आगे भी हमको लिखना है। तो सभी आंसर में ये चीज़ दिमाग में क्यों राइटिंग प्रैक्टिस में बोल रही हूँ कि आपको 3 घंटे में सारा लिख देना है, 3 घंटे में। चलो फिर मैंने 300 लिख दिया पता नहीं, 3 घंटे में आपको लिख देना है पूरा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना देना है और सब्जेक्टिव भी कर देना है। तो 3 घंटे में आपको सब कुछ लिखना है, तो उसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। आप अचानक से गए पढ़ के और लिख दिए, ऐसा हो सकता है, किसी के साथ हो भी सकता है, लेकिन मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। जब भी मैं लिख के नहीं गई तो सब गड़बड़ हो गया। तो अब आते हैं आंसर राइटिंग पर। सबसे मेन जो है होता है हमारा आंसर राइटिंग कैसे करना है। सिलेबस में यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आप सभी के पास सिलेबस है, आप लोग सब समझदार हैं और सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार। आपको जहाँ नहीं समझ में आए तो वहाँ आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बता दूँगी कि कैसे करना है। और अगर सिलेबस अलग से समझाने के लिए कोई वीडियो बनाना तो वो भी मैं बना दूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से सिलेबस में इसको समझाने में टाइम देना सही नहीं होगा। आप सभी को सिलेबस पता है। तो पहला क्या है टॉपिक, क्वेश्चन जब पूछा गया तो आपको क्या करना चाहिए। जो पूछा गया है उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आप सिंधु घाटी का उत्पत्ति पूछा है तो उसका पतन भी लिख देंगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए जब उत्पत्ति पूछा तो सिर्फ हम उत्पत्ति ही लिखेंगे, उसी को कंक्लूजन में लाएंगे। अगर आपको पतन बताना है तो थोड़ा सा कंक्लूजन उसको डाल दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कि अलग से उसके पतन बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यही है जो पूछा गया, एकदम ध्यान में रखना कि जो पूछा क्वेश्चन में उसको अच्छे से रीड करके, इसीलिए 5 मिनट यहाँ पे मैंने कहा कि 35 मिनट में आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। जो पूछा गया उसी को लिखिए। क्वेश्चन अगर 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में है तो उस आंसर को भी आपको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में आंसर भी लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको धड़धड़ा के लिखते जा रहे हैं, मतलब उसको देखिए। आपको पहले भी पूछा कि जैसे ये क्या होता है, उसको क्या होता है बताइएगा, तो इसके कारण बताइए, तो उस पर में लिखिए कारण, उसके कारण बताइए। फिर इसका परिणाम, तो परिणाम लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए। तो 3 पार्ट में हो गया। तो ऐसे ही आपको 3 पार्ट में करना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने सोचा है अब इस वीडियो का जो भी रिस्पांस आएगा उसी के आधार पर आगे मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि हर चीज़ अवेलेबल है सबके पास, लेकिन स्टूडेंट के पास मेन चीज़ ही अवेलेबल नहीं है, वो क्या है, आंसर फॉर्मेटिंग। आंसर कैसे लिखा जाए, जैसे एक क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या होगा। एक बेसिक फॉर्मेट तो हर चीज़ का होता है, सबका लिखने का तरीका सब कुछ अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग सेम ही लिखेंगे तभी पास कर पाएंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हर चीज़ का होता है। तो वैसे ही एक बेसिक का जो फॉर्मेट होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं उठाऊंगी और उस सभी का आपको फॉर्मेट बना के दूंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है और इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं इसको बनाऊंगी ज़रूर। और आप सभी को वही चाहिए, ये नहीं चाहिए कि ये टॉपिक्स बुक्स में भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, सब तरह पर अवेलेबल है। लेकिन आंसर फॉर्मेटिंग जब तक आपको नहीं पता है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप गड़बड़ कीजिए, कारण को परिणाम में, परिणाम को कंक्लूजन में, ऐसे लिख दीजिएगा। वही चीज़ तो नहीं करना है ना, बेसिक चीज़ करना है, बेसिक स्ट्रक्चर होना ही चाहिए आंसर का। हाँ, कुछ लोग मुझसे वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं जब उस पैटर्न पे जब मैंने पढ़ाई शुरू किया तब मेरा कोई भी मेंस रुका नहीं। अब क्या है,
तीसरा है कि डायग्राम, चार्ट और मैप का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं करना है कि नहीं हम डायग्राम डालेंगे ही, हम मैप डालेंगे ही। अब भूगोल का प्रश्न है, उसमें भारत में पूछा है हिमालय के बारे में बताइए, या उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताइए। तो आपको ऑब्वियसली उसमें इंडिया का मैप बनाना ही चाहिए। और अगर जैसे हिमालय पूछा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप नीचे वाला स्ट्रक्चर भी ऐसे करके बनाइए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ ऐसे हिमालय ऊपर वाला पार्ट बनाइए। ऐसे करके जो ये ऊपर वाला है इसमें हिमालय दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका काम नहीं है, क्लियर मत बनाइए। इसमें क्या होगा कि आप हिमालय में दिखा दीजिए और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और इसका भी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप बनाना नहीं आता है तो उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है स्टॉप वॉच लगा के। हम ऐसे ही करते थे, जैसे स्टॉप वॉच लगाएं और वर्ल्ड मैप बनाना स्टार्ट किए और देखिए कि कितने देर में बन गया। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना है कि 5 सेकंड पहले बन जाए, फिर नेक्स्ट टाइम वो एकदम हो जाता है, एकदम। मेरे अब उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन आप देखिएगा वो एकदम हो जाता है। प्रैक्टिस करके देखिए। अब तो इंडिया का मैप बनाइएगा, जितने देर में पहली बार में बनाएगा बनेगा उतने उससे एकदम नेक्स्ट टाइम उससे कम टाइम बनेगा। उस जस्ट सेकेंड नेक्स्ट टाइम नहीं बना तो 2-3 बार बनाने के बाद ज़रूर बनेगा और एकदम बनता जाएगा। छोटा मैप भी बनाना है, क्योंकि जब इससे में पेज एक्स्ट्रा देता नहीं है तो मैप को जैसे पूरा पेज में नहीं बना देना, ठीक है। तो डायग्राम भी बनाना है, चार्ट बनाना है, मैप बनाना है। अब किस में डायग्राम आएगा, चार्ट आएगा, मैप आएगा, ये चीज़ जब मैं आंसर फॉर्मेटिंग वाला वीडियो लूँगी ना तो ये आपको समझ में आते जाएगा कि कहाँ डायग्राम बनेगा, चार्ट बनेगा, मैप बनेगा। चौथा है करंट से जोड़ना। आपने जीपीटी में तो करंट पढ़ा ही होगा, उसको क्यों वेस्ट करें। करंट कितना पढ़ते हैं लोग, नेशनल इंटरनेशनल, सबसे बड़ा टॉपिक तो वही रहता है। वो तो एक समंदर है, उसमें से कहाँ से प्रश्न आएगा कोई नहीं जानता। बहुत लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहते ही है। तो करंट को क्या करना है, आंसर से जोड़ना है। झारखंड में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन सी योजना चल रही है, कौन सा सरकार मतलब किस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर से आपका ज्योग्राफी में, हर जगह करंट अप्लाई हो सकता है। नेशनल भी डाल सकते हैं, इंटरनेशनल भी, और झारखंड का भी। और अगर झारखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो भी करंट है वो उसको इसके साथ जोड़ना है, जिससे क्या होगा, आपका आंसर जो है ना वो बहुत प्रभावकारी बनेगा, ठीक है। तो और हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ दूँ, इसमें क्या करना है कि आपको, जैसे कि मैंने बताया कि एक पेपर में 4 क्वेश्चन पूछते हैं, 160 40 का 4 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन झारखंड का रहेगा। हर सिलेबस में दिया हुआ है, झारखंड से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो उसका जो भी टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है ना झारखंड का, उसको ज़रूर आप टच कीजिए हर पेपर में। उसको स्किप मत कीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी से लिख दिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिख दिए और झारखंड ज्योग्राफी से नहीं लिखे। कोशिश कीजिए कि झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड इकोनॉमिक्स, झारखंड का इतिहास, झारखंड का जो भी कृषि से संबंधित जो भी टॉपिक्स है साइंस वाले पेपर में, वो सब से जो भी क्वेश्चन पूछे उसको ज़रूर लिखें, इससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना। तो करंट से जोड़ना है और क्या करना है कि आपको झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को ऑप्ट करना है। अब आ गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में वही है कि आपको टाइम कैलकुलेट कर लेना कि 3 घंटा है और कितना क्वेश्चन आता है,
आप लोगों के पास तो फिर भी 6 जेपीएससी का आंसर क्वेश्चन पेपर है, हम लोगों के पास वो भी नहीं था। तो हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा, 40 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा या 10 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा या 20 मार्क्स का, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन एक बार एग्ज़ाम हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है कि पैटर्न क्या होगा परीक्षा का, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको वही करना होगा कि लिखने का प्रैक्टिस करना है। शुरू में क्या करना है टाइम मैनेजमेंट में, मतलब टाइम मैनेजमेंट तो अल्टीमेटली आपको एग्जाम में करना 3 घंटे में, लेकिन उसके लिए पहले होमवर्क करना होता है घर पर। पहले एक क्वेश्चन पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, उससे जो भी क्वेश्चन आया है उसको आपको लिखना है। अगर 40 नंबर का आपको लगता है 40 नंबर कई बार ही लिखते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि शुरू में हम लिखें 40 मार्क्स का और देखें कि कितने में वो कितने टाइम में लिख पा रहे हैं। उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एक एक ही लिखिए। एक बार में बैठ के 3 घंटा आप शुरू में नहीं लिख पाएगा, तो एक एक क्वेश्चन लिखिए और जब वो आ जाए अपना 40 मिनट पर, लिखना एग्जाम में 35 मिनट पर ही, लेकिन जब 40 मिनट पर आ जाए कि एक क्वेश्चन आप 40 मिनट पर लिख लिए तब आप उसको बढ़ाइए 1 घंटा। तो 1 घंटा लिखिए, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो उसमें आपको 1 घंटे में आप कितना लिख पा रहे हैं। डेली 1 घंटा लिखिए। कोशिश कीजिए कि जैसे 40 मिनट है तो 1 घंटा में आपका 1.5 क्वेश्चन होना चाहिए, एक क्वेश्चन कंप्लीट और एक का हाफ लिख लेना चाहिए। तो कोशिश कीजिए 1 घंटा में या फिर 1.5 घंटा उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। 40 80, तो आप उसको करके 60, मतलब 2 क्वेश्चन लिखिए। 2 क्वेश्चन लिखने के बाद आप ऐसे बढ़ाते जाइए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, एक क्वेश्चन, फिर 1 घंटा, फिर कुछ दिन बाद से 1.5 घंटा, और फिर जब जैसे एग्ज़ाम पास आने लगी तो आप डेली 3 घंटा ज़रूर लिखिए। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ले सकते हैं या फिर आप यूराइज टीम से, हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसका यूराइज का चैनल भी है, यूराइज ऐप भी है, बहुत लोग जानते होंगे और बहुत अच्छा ही इसका रिस्पांस भी आ रहा है, बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो इस पर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगा। अगर आप यूराइज ऐप डाउनलोड करते हैं उस पर हर चीज़ अवेलेबल होगा आप, मतलब। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ, टीचर्स हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, तो आप जब भी कॉल कीजिएगा और कहीं भी ऐसा अवेलेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी टीचर को कॉल करके पूछ लें, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, आप कभी भी टीचर को कॉल करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऐप है, और मतलब जो मेरी सफलता में जो एक कहते हैं ना, एक फाउंडेशन, उसका एक जड़ है ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, GS फॉर PCS मेंस ग्रुप। तो उसी ग्रुप के जो फाउंडर रहे श्री मदन मिश्रा, और हम लोग जो है सिलेक्टेड हैं, वही लोग इस टीम से जुड़े हुए हैं। और इस टीम के द्वारा या इस चैनल या फिर इस ऐप के द्वारा वही लोग आपको सजेस्ट करेंगे जो सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड पर्सन अगर आपको कुछ बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, तो वो जो गलती किए हैं उसका अनुभव उनके पास रहता है, तो वो गलती आपको कभी नहीं बताते। हाँ, ये अलग से बता सकते हैं कि क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, तो आप उसको कभी नहीं करते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाता है कि आप ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकें। और हम लोग का क्या होता था, हम लोग ज़्यादा टाइम में भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, बहुत कम पढ़ पाते थे। तो इसीलिए तो, और साथ ही सिलेक्टेड पर्सन क्या बता सकता है, सिर्फ मेरा नहीं, आप किसी भी सिलेक्टेड जो भी है उससे पूछ सकते हैं कि वो पहला चीज़ पढ़ाई के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और प्लस एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं एग्ज़ाम लिखने, मेन तो वही है। तो उस दौरान आपको गलती क्या नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ गया, उस हिसाब से आपने अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी मेंस में पास नहीं कर पाएंगे और आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, और जो अल्टीमेटली आपको सफलता दिलाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन वो भी ज़रूरी था। तो टाइम मैनेजमेंट में मैंने वही बताया कि आप शुरू में एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, उसके बाद 1 घंटा
छोड़ दीजिए 1 घंटा लिखना, फिर उसके बाद 2 घंटे लिखना शुरू कीजिए। और जब एग्ज़ाम 1 महीना या पीटी का रिजल्ट आ जाए तब आप कोशिश कीजिए कि हर दिन 3 घंटे हम लिख सकें और सारे आंसर में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही में लास्ट है, तो सारे आंसर में बैलेंस होना चाहिए कि मतलब कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ किए और एकदम भावना में बह गए और उसको लिखे जा रहे हैं। हम लोग ऐसे करते थे और कभी सिलेक्शन होता नहीं था। बिहार में मेरा कई बार ऐसे ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम मिलता था और क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो झारखंड में ये भी आपके साथ फ़ायदा है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, टाइम आपको सफिशिएंट मिलता है लिखने के लिए। डायग्राम, मैप ये सब बना के चार्ट वार्ट सब अच्छे से भी लिख सकते हैं, टाइम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में जब आपको एक वर्ड या एक लाइन लिखना है तो उसमें तो आपका ज़्यादा समय लेगा नहीं, तो एकदम आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो वही चीज़ होता है। तो ऐसे ही लिखे आप स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन फिर भी चाहिए कि क्वेश्चन नहीं मिल रहा, कैसे लिखे, क्या लिखे, तो क्वेश्चन भी मैं दे दूँगी। और अगर आपको शुरू में लिख ही नहीं पा रहे हैं तो कोई टॉपिक बताइए, हम उस पर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको एकदम ही नहीं समझ में आता है तो उस पर लेकर क्वेश्चन लेकर उसका फॉर्मेटिंग मैं पूरा कर दूँगी और उसके बाद आंसर लिखिए, आप मुझे दीजिए, उसको मैं चेक कर लूँगी। क्वेश्चन सिलेक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, उसको कोशिश करना है कि उसको लिखना ही लिखना है। दूसरा इसमें ये है कि हाँ, जैसे 40 मार्क्स का आता है ना क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 40 मार्क्स का, इसको ऐसे बांट देता है, ठीक है। 6 जीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो हो सकता है मे बी आगे 7th जीपीएससी में इसको और बांट दे, 10। अगर आपके पास सिर्फ सारे क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही हैं, इस तरह से नहीं है, तो आपको तो ये लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 20-30 वाला जो ए और बी है, जब आप ये दोनों लिखिएगा तब आपका ये कंप्लीट होगा एक क्वेश्चन। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को चूज़ कीजिए ताकि आपका ज़्यादा मार्क्स आए। 20-20 में अगर 12 भी दे देता है तो आपका हो गया, 12 भी देता है तो 24 नंबर मिल जाता है, यानी कि 40 में 424, यानी कि 60% मार्क्स आपको मिल जाता है। लेकिन अगर 40 नंबर का लिखिएगा ना तो आपको कितना देगा, तो 20 से ऊपर देने में बहुत हिचकिचाएगा। तो देता है, ऐसा नहीं है, 28 नंबर 30 नंबर तक भी देता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मार्क्स होता है। हो सकता है आपको इसमें 16 दे दे, और इसमें तो और ज़्यादा नंबर होता है। इसमें थोड़ा लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं इसमें कंक्लूजन लिखने का, पॉइंट में से एकदम लिखते जाइए, बस फट। तो प्रैक्टिस इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब देखिए कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और कहीं पर 20 भी कर दिया है, ऐसा नहीं कि नीचे जो कि सिर्फ 40 का पूछा है। इसीलिए आपको ये दोनों में इसको भी तैयार करना होगा और इसको भी तैयार करना होगा। प्रैक्टिस हर लेवल पर करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस हर लेवल पर मेरा कहने का मतलब कि ये तो करना ही करना है, और कभी भी ये चीज़ नहीं करना है कि सिलेबस को छोड़ दें, क्योंकि मेंस पे तो आप आंसर राइटिंग में तो हो सकता है 4 पूछना, उसमें से 2 आंसर करना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरे होल सब्जेक्ट से रहेगा। तो अगर आप इधर अच्छा कर भी देते हैं और ऑब्जेक्टिव भी छूट गया तो वो आपको फिर खतरे में डाल देगा। इसीलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। कभी भी कोई बोले कि ये टॉपिक छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये वाला सेक्शन कम पढ़ो, कम पढ़िए। जैसे आपको लगता है कि, जैसे मैं बताती हूँ, अगर जैसे ये है जो टॉपिक का है, तो इसमें अगर 1 2 3 4 सेक्शन, चारों सेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 2 लिखना है। 2 लिखना है मतलब कि आप एक झारखंड के भूगोल से लिख लीजिए, एक इंडिया के ज्योग्राफी से लिख लीजिए। अब क्या होगा कि लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो इन सभी से रहेगा।
आप इन दोनों को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इसके सारे टॉपिक्स को, क्योंकि मेंस लिखना है। और ये भी आप मतलब इसको भी एक ओवरव्यू में पढ़ लीजिए, ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कभी छूटे नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी छोड़ना नहीं। इसमें 20 क्वेश्चन आया है तो उसमें कोशिश करना है कि 20 के 20 बने, 19 बने, 18 बने, कभी भी 18-17 से नीचे ना जाए। मेरा हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 17 क्वेश्चन सही था लगभग। तो ये हो गया। तो ओवरऑल लगभग मैंने बहुत बता दिया है, और ज़्यादा बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर ज़्यादा बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ऐसे भी ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी बताया है, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा लें। और क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा आइडिया है, अगर आपको लगता है कि उसको मैं करूँ, आगे बढ़ाऊँ, आप सभी के लिए उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर मुझे अपने फीडबैक में, कमेंट में बताइएगा, ताकि अगर इस पर अच्छा व्यू आएगा, लोग इसको पसंद करेंगे, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और यूराइस टीम के माध्यम से मतलब आप सभी को, क्योंकि यूराइस का भी बहुत अच्छा उसका फीडबैक है, तो आप सभी ज़रूर उसका ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको ऐसा नहीं है कि आप उसका कोर्स मतलब लीजिए, उसका पहले देखिए कि उससे बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है। तो आप उसका ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। यूराइस जो चैनल है जिस पर ये वीडियो आ रहा है, तो उसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इससे लाभ आपको लाभ ही मिलेगा, कभी भी नुकसान नहीं मिलेगा। और आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग वाला जो मेरा आइडिया है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को वही चाहिए। तो क्योंकि पढ़ाई का मैटर तो आज हर जगह अवेलेबल है। तो आप सभी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो सभी यूराइस टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और मदन जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और इनकरेज किया कि आप वीडियो बनाइए। तो आप सभी का धन्यवाद, और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।